हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, मतलब कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है। पहले तो सबस्ट्रेट होता है, फिर रिएजेंट होता है, उसमें उन दोनों में रिएक्शन होती है, उसमें इंटरमीडिएट बनता है। और वो इंटरमीडिएट है, उसके बाद जब फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें बाय प्रोडक्ट भी होता है, फाइनल प्रोडक्ट भी होता है। तो ये स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स हमें जानना है, मतलब वो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, तो उसमें पहले देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मतलब सबस्ट्रेट है, तो उसमें हमें क्या चाहिए, रिएजेंट चाहिए। और रिएजेंट ये है, ठीक है। तो वो रिएजेंट क्या काम करता है, वो रिएक्शन को स्टार्ट करता है, या फिर कैटालिसिस को, वो रिएक्शन को इनहांस करता है, तो उसमें इंटरमीडिएट बनता है। और वो इंटरमीडिएट से क्या आगे हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, और एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये स्टेप्स होते हैं किसी भी रिएक्शन में, क्योंकि रिएक्शन फास्ट होता नहीं कोई, वो स्लो होता है, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होता है। एक ए लिया प्लस बी लिया तो हमें क्या मिला, सी। लेकिन ए और प्लस के बीच में जो रिएक्शन होगी उसमें रिएजेंट चाहिए या इंटरमीडिएट बनेगा, वो देखना है। और उसके बाद प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट जो भी हो। तो उसके लिए दो बेस्ट एग्जांपल लिए हैं, जो SN1 SN2 रिएक्शन है उसके ही एग्जांपल मान सकते हैं आप। देखिए, ये मिथाइल ब्रोमाइड है। अब मिथाइल ब्रोमाइड जो है उसमें क्या है, CH3 है, Br है। तो मिथाइल ब्रोमाइड पे जो NaOH हम ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, मिथेनॉल मिलेगा। लेकिन कैसे, NaBr बाय प्रोडक्ट बाहर जाके। तो ये क्या हो गया, अटैकिंग हो गया ना। किस पर अटैक किया, CH3 पे, किसने, OH माइनस ने। और Br बाहर आ गया माइनस, यहाँ पे Na प्लस, ये Na प्लस है, OH माइनस है, यहाँ पे CH3 डेल C प्लस हो गया, डेल माइनस हो गया, तो हमें मिला मिथेनॉल प्लस NaBr। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, रिएक्शन मैकेनिज्म में जो स्टेप्स है उसका। तो उसमें इंटरमीडिएट ये था, कार्बो कैटायन। ओके, फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये बल्कि ग्रुप है, तो उसमें भी फिर हमने NaOH लिया, तो उसमें क्या बना, कार्बोकैटायन बना, टर्शियरी कार्बोकैटायन बना। तो फिर यहाँ पे ये इंटरमीडिएट है और प्रोडक्ट क्या बोला, ब्यूटेनॉल मिल गया। ठीक है, तो टर्शियरी ब्यूटेनॉल मिल गया। तो ये जो स्टेप्स है, तो उसमें क्या होता है, रिएजेंट होता है, सबस्ट्रेट होता है, इंटरमीडिएट होता है, और प्रोडक्ट बन जाता है, और बाय प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। मतलब कोई भी रिएक्शन होते हैं उसके स्टेप्स ही है। पहले दो केमिकल मिक्स करेंगे तो उसमें रिएजेंट होगा, कैटालिसिस होगा, और एक प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो वही जानना है हमें, बाकी कुछ जानना ही नहीं है। देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका जो फिशन होता है, मतलब उसका बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, वो कैसे होता है वो देखना है। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे मैंने मिथाइल ब्रोमाइड एज एग्जांपल लिया है। तो देखिए, यहाँ पे ब्रोमीन है, वो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली CH3 पे प्लस चार्ज आ गया, ब्रोमीन पे माइनस चार्ज आ गया। लेकिन वो जो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ब्रोमीन ने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ ले लिए, ऑटोमेटिकली CH3 क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकैटन बन गया वो। तो ये कार्बोकैटन का स्ट्रक्चर है। देखिए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और 2 और p ऑर्बिटल है। देखिए, एम्प्टी ऑर्बिटल, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ब्रोमीन के पास है। तो इसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, मतलब वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे वो सारे ब्रोमीन के पास रह गए और CH3 प्लस रह गया। ठीक है, उसके बाद आता है होमोलाइटिक क्लीवेज। लेकिन पहले वो जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है उसमें क्या होता है, कार्बोकैटन है वो प्राइमरी है, टर्शियरी है, सेकेंडरी है, उसका भी तो देखना है। जैसे कि यहाँ प्राइमरी है, यहाँ सेकेंडरी है, टर्शियरी है, वो भी देखना है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी। लेकिन हमेशा याद रखना, जो टर्शियरी होता है वो हमेशा स्टेबल होता है, ठीक है, कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, तो उसके बाद आता है होमोलाइटिक क्लीवेज। अभी पहले होता है कि हेट्रोलाइटिक मतलब एक ही साइड चलेगा, होमोलाइटिक मतलब सेम वे से, मतलब जो क्लीवेज हुआ वो सेम हो गया, मतलब जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तो वो क्या गया। लेकिन वो इसको भी अदर लैंग्वेज में हम फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, जैसे कि वो एक इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, मतलब फ्री रेडिकल बन गए। तो उसका भी ऑर्डर सेम है, कंपेयर टू ये कार्बोकैटन है उसके अकॉर्डिंग ही फ्री रेडिकल का भी स्टेबिलिटी होता है, जिसमें टर्शियरी मोर स्टेबल होता है देन सेकेंडरी प्राइमरी है। ओके, तो इजी है, उसको याद रख सके, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज एंड होमोलाइटिक क्लीवेज। उसके बाद आता है कार्बोनाइन, वो अलग है और हम अलग वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी ये दो याद रखिए, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज एंड होमोलाइटिक क्लीवेज, क्योंकि वो एग्जाम में आता है तो उसको आपको समझना है। अब समझते हैं सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। ओके, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल देखा था, अब नया एग्जांपल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इथिलीन लिया है जिसमें अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है और ब्रोमीन है।
अब ब्रोमीन का एडिशन होगा, देखिए हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो वो सारी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस किस पर है कि जो रिएजेंट क्या होता है और जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, उससे हमें कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं वो जानना है, ठीक है। तो हमारे पास ये इथिलीन है, मतलब डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, उस पर जब ब्रोमीन की एडिशन होती है तब हमें क्या मिलता है, 1,2-डाइब्रोमो इथेन मिलता है वो। लेकिन उसका मैकेनिज्म है, जो ब्रोमीन का ब्रेकिंग होने वाला है, होमोलाइटिक है, हेट्रोलाइटिक है, क्लीवेज, उसका मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बना है वो किस में, मतलब किस मैकेनिज्म थ्रू बना है, ओके। फिर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे हमने बेंजीन लिया है और मिथाइल क्लोराइड लिया है। अब उसमें क्या है, ये रिएक्शन है, उसको मतलब इनिशिएट करने के लिए कैटालिसिस की जरूरत है। जैसे फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है, तो उस टाइप का ये रिएक्शन है, मतलब एडिशन रिएक्शन है, या फिर सॉरी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो उसमें देखिए अभी हम यहाँ पे कैटालिसिस यूज करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा टोलुइन। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे CH3 का हमने सब्स्टिट्यूशन किया, क्या सब्स्टिट्यूट किया, CH3, ठीक है। तो फिर हमें क्या मिला, टोलुइन। लेकिन यहाँ पे बाय प्रोडक्ट भी मिला, वो क्या है, HCl। तो हमें हमेशा याद रखना है कि रिएक्शन बैलेंस होना बहुत जरूरी है, कि हमने कितना मोल लिए थे रिएजेंट सबस्ट्रेट, और उससे हमें जो प्रोडक्ट मिला तो वो भी बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट समझ चुके होंगे। सबस्ट्रेट जो है उसके साथ रिएक्शन होगी, वहां पे कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड फॉर्म होगा, और जो रिएजेंट है वो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, उसमें न्यूक्लियोफाइल होगा, बेस होगा, कैटालिसिस, वो सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, वो भी हम स्टडी करेंगे धीरे धीरे, ओके। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जो रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको सिंपल याद में रखना है कि रीच है, इलेक्ट्रॉन रीच है, और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन रीच है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन देगा, और वो देने की प्रोसेस को ही जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वहां पे ही बॉन्ड क्लीवेज होता है, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और उससे ही हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है और प्रोडक्ट मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया है मिथाइल ब्रोमाइड। अब मिथाइल ब्रोमाइड में क्या है, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, मतलब वो निगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, तो कौन सा इफेक्ट यहाँ आ जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट ब्रोमीन अपनी तरफ सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तब CH3 पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहां पे क्या हो गया, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया। लेकिन जब NaOH हमने लिया तो NaOH क्या है, इलेक्ट्रॉन रीच है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रीच मींस न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वो अटैक करेगा किस पर, CH3 पे, ओके। तो क्या फॉर्म होगा, मिथेनॉल। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो जो पूरा प्रोसेस है वो सबस्ट्रेट रिएजेंट के बाद न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल सिंपल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन देगा और न्यू बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा, और वहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। और जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट कौन सा है, मिथेनॉल, और बाय प्रोडक्ट है NaBr। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि इसमें सबस्ट्रेट, रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। देखते हैं अब आगे नया कॉन्सेप्ट क्या। देखिए अभी आगे हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या। अभी 2 बार मैंने बोल दिया कि इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मीन सिंपल, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम रहेगा वो सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो अपने आप जो कार्बन एडजेसेंट कार्बन रहेगा उस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद दूसरा कार्बन होगा उस पर तो डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वो भी हमें देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NO2 है। अभी NO2 क्या होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, सारे इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ पुल करता है, ओके। फिर उसके बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो उसके बाद भी आता है, आप ब्रोमीन बोल सकते हो, कार्बोनिल ग्रुप बोल सकते हैं, वो भी इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। फिर आता है CN ग्रुप आता है, फिर फ्लोरीन आता है। ऐसे अलग अलग सीरीज है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसकी सीरीज है। तो वो सीरीज हमें याद रखनी है कि ये कंपाउंड मतलब कितना, जैसे कि मानिए आपके पास 2 एग्जाम्पल दिए एग्जाम में, तो कौन सा ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। तो जब नाइट्रो ग्रुप होगा तो ऑलवेज टिक नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो बहुत इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। फिर फ्लोरीन दिखाता है, फिर कार्बोनिल ग्रुप दिखाता है। तो ऐसे वो सीरीज है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना ही जानना है कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट मीन सिंपल, जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने वाला है। कैसे, होमोलाइटिक क्लीवेज या हो इलेक्ट्रोसाइड। लेकिन हेट्रोलाइटिक में क्या होगा, वो एक ही तरफ चला जाएगा। लेकिन होमो में क्या होगा, रेडिकल मैकेनिज्म रहेगा। तो हमें यहाँ पे ज्यादा क्या कंसिडर करना चाहिए, हेट्रोलाइटिक फिशन, ओके, मतलब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग।
तो उसमें ब्रोमीन है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ऑटोमेटिकली कार्बन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या हो गया, वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर बन गया। ऑटोमेटिकली जहां से न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोनिल जो अपना कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर अटैक करेगा और वहां पे बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। अब उसके सारे एग्जाम्पल जो भी है उस पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि उसके बहुत सारे हम एग्जाम्पल लेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद आता है रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट है वो कौन दिखाता है, वो एलिफेटिक कंपाउंड ज्यादा नहीं दिखाते, लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड है वो ज्यादा दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है, देखिए बेंजीन 6 कार्बन से बना है, उसमें 2 डबल बॉन्ड रहते हैं, वो साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें 3 पाई बॉन्ड है। ओके, तो पाई बॉन्ड जैसे रेजोनेंस फॉर्म में आ जाएंगे, रिंग करंट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबरिंग है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड दिया तो और यहाँ दिया तो सेम ही है, क्योंकि वो डिलोकलाइज हो रहा है और रिंग अपनी स्टेबिलिटी में है, उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, कार्बन टेट्रावायलेंट होता है तो उसको 4 बॉन्ड फॉर्म करने हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके पास 4 है, क्योंकि ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, तो ये हो गया रिंग, मतलब स्टेबिलिटी में आ गया, या फिर उसका कार्बन की वैलेंस ही फुलफिल हो गई। वैसे ही ये है जिसमें मैंने रेजोनेंस दिखा दिया कि बॉन्ड यदि जैसे कि वहां पे मानिए इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने के लिए नाइट्रो ग्रुप आ गया, तो इलेक्ट्रॉन जो डिलोकलाइज होगा या इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट होगा वो भी कैसे होगा वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद मानिए वहां पे ओमिथॉक्सी ग्रुप आ गया या हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप रहेगा या डोनेट करने वाला ग्रुप रहेगा, उस पर भी रिंग पे असर होता है और वहां पे भी सब्स्टिट्यूशन एडिशन जो भी रिएक्शन हम करेंगे उस पर असर होता है, जैसे कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाता है। ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करने की, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव ग्रुप रहेगा जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कार्बन जो है उसका एडजेसेंट उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होगा वहां पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। और जो रेजोनेंस रहेगा उसमें डिलोकलाइजेशन होगा, मतलब पाई बॉन्ड है वो साइक्लिक फॉर्म में रहेगा, वो तो डिलोकलाइज होता रहेगा। और दूसरा एलिफेटिक एग्जांपल भी है हमारे पास, जिसमें मिथाइल मतलब नाइट्रोमीथेन है। और नाइट्रोमीथेन में क्या है, देखिए नाइट्रो ग्रुप ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें एक ऑक्सीजन है, उस पर निगेटिव चार्ज है, दूसरा डबल बॉन्ड है, तो वो शिफ्ट होगा तो दूसरा पाई बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ऑटोमेटिकली ऐसे कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन को मतलब स्टेबिलिटी चेंज होती है। जैसे इनॉल फॉर्म होता है, इन एंड ऑल, मतलब उसमें डबल बॉन्ड भी होता है और कीटोन भी होता है, तो वो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा उधर शिफ्ट होगा, तो वो सारी चीजें हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास यही एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रोमीथेन। तो वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर अगेन सेम स्ट्रक्चर डिलोकलाइज के फॉर्म में रहेगा, मतलब रेजोनेंस के फॉर्म में रहेगा। तो रेजोनेंस मतलब क्या है, जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, नया बॉन्ड बनेगा, मतलब कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये चीजें कंटिन्यू होती रहती है। ऐसे कुछ कंपाउंड है एक्सेप्शनल जो है वो हम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट। अब उसके बाद भी बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, वो भी हम जानेंगे, अभी देखते हैं। अब हम समझते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, देखिए जो एरोमेटिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हमने एनिलीन ले लिया। अब एनिलीन में क्या है, NH2 मतलब सब्स्टिट्यूटेड है ipso पोजीशन पे। ओके, तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देने की कोशिश की, मतलब रिंग को दे दिया, तो रिंग में क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन रिचनेस आ गया, मतलब रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो कौन सी पोजीशन पे आ गया, ऑर्थो पोजीशन पे। फिर ये मेटा, ये प्यारा, फिर उसके बाद ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा है, यहाँ पे ऑर्थो है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, फिर पैरा पोजीशन पे नेगेटिव आ गया, फिर आ गया क्या हो गया, ऑर्थो पोजीशन। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जब एनिलीन होगा या हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा या ओमिथॉक्सी ग्रुप होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो वो क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने के लिए रेडी होगा, या फिर वो न्यूक्लियोफिलिक मतलब वो बन जाएगा, वो अटैक करेगा किस पर, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर सबस्ट्रेट पे। ओके, और नया बॉन्ड बनेगा, तो क्या हो गया, ये रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन ये पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं रिंग को। लेकिन अभी दूसरा निगेटिव है, मतलब ये प्लस आर इफेक्ट था, रेजोनेंस इफेक्ट पॉजिटिव था, अब दूसरा माइनस रेजोनेंस इफेक्ट आ गया। तो उसमें क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया।
फिर देखिए अब ये मेटा, ये प्यारा, ये ऑर्थो, ये मेटा। तो फिर दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो गया, पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर क्या हो गया, फिर ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तब ऑर्थो और प्यारा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा और वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ये दोनों इफेक्ट वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, NH2 है, OMe है, NH मतलब नाइट्रोजन एनिलीन कंटेनिंग कंपाउंड रहेंगे, अमीनो कंपाउंड, वो भी डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे। लेकिन माइनस और कौन दिखाते हैं, एसिड हो, अल्डेहाइड हो, साइनो हो, नाइट्रो हो, फ्लोरीन हो, ये विड्रॉइंग ग्रुप है। तो विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिकली वो -R इफेक्ट दिखाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेंगे तो वो +R इफेक्ट दिखाएंगे। तो ये हो गया रेजोनेंस इफेक्ट। जो अगला इफेक्ट है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये आ गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, जब मल्टीपल बॉन्ड होगा, मतलब पाई बॉन्ड होगा तो वो पाई बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, मतलब डिलोकलाइज होता है, वो शिफ्ट होता है, तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है। तो उसमें भी प्लस है माइनस है, मतलब ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो प्लस में भी आता है, मतलब माइनस में भी आता है। अब प्लस में कैसे आता है, देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव, मतलब अटैकिंग रीजेंट कौन है, H+। वो कहाँ पे जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन रीच है, मतलब ये एक्ट एज ए क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, ये ऐसे जाके यहाँ पे बैठ गया और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके साथ उसने बॉन्ड बना लिया। तो इलेक्ट्रॉन रिच था इसलिए वो प्लस यहाँ पे चला गया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन जब निगेटिव रहेगा, जैसे दूसरा एग्जांपल है, यहाँ साइनो है, ये माइनस है। अब देखिए वो क्या करेगा, अटैक करेगा। वो कहाँ पे अटैक किया, इस कार्बन पे अटैक किया, ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो निगेटिव आ गया। मतलब जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो वो पॉजिटिव हो गया, उसने पॉजिटिव चार्ज बना लिया। लेकिन दूसरा जो कंपाउंड था उसने अटैक कर लिया, उसने नेगेटिव चार्ज बना लिया। मतलब वो डिपेंड किस पर है, डबल बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होने वाला है वो उसका एडजेसेंट कार्बन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है। और निगेटिव चार्ज आ गया तो वो क्या हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया। तो ये सीधा प्लस और नेगेटिव चार्ज पे ही हम जान सकते हैं कि वो जो अटैकिंग स्पेसीज है वो इलेक्ट्रॉन रीच साइड गई है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड गई है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे चली गई, उसके एडजेसेंट पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड चली गई, उसके एडजेसेंट नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट कैसे याद रखेंगे, जब अटैकिंग स्पेसीज है वो इलेक्ट्रॉन रिच साइड चली गई तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव साइड चली गई मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वहां पे चली गई और एडजेसेंट कार्बन नेगेटिव बन गया, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया। तो ये तीसरा इफेक्ट था। अब ये चौथा इफेक्ट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जब डबल बॉन्ड होता है उसका एडजेसेंट कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है उसका बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, वंडर वाल फोर्स की तरह, मतलब वीक होता है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा, वो क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि उसका जो एडजेसेंट कार्बोकैटायन है, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको स्टेबल करना होगा, तो खुद के इलेक्ट्रॉन उसको देने होंगे ताकि वो कार्बन स्टेबल हो जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 एम्प्टी ऑर्बिटल है, मतलब वहां पे कार्बोकैटायन है, प्लस चार्ज है, तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजन है उसका पी ऑर्बिटल देखिए, ये ऐसा हाइड्रोजन है, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा और इसको स्टेबिलिटी देगा ताकि ये कंपाउंड स्टेबल बन जाए। तो वो जो प्रोसेस है उसको हाइपर कॉन्जुगेशन में है। जैसे कॉन्जुगेशन होता है, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन होता है, वो इससे ही पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल को हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन देके, ताकि एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल हो जाए। तो यहाँ पे एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे CH2 प्लस है, तो ये हाइड्रोजन है, उसने क्या किया, अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिए और खुद ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो खुद ले लिया, ऑटोमेटिकली यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इसका भी बैलेंस सेटिस्फाई हो गया और कंपाउंड स्टेबिलिटी में आ गया। तो इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये इफेक्ट बहुत जगह पे चलता है, जिसमें एडिशन रिएक्शन होती है वहाँ पे ये मतलब हमें आना चाहिए, याद रहना चाहिए कि वो कहाँ पे यूज होता है, वहाँ पे किस टाइप की रिएक्शन होने के चांसेस है, मतलब कौन सा हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। तो हम देखेंगे अगले वीडियो में, बस हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अलग अलग इफेक्ट। उसमें हमने क्या क्या देखा, इंडक्टिव इफेक्ट देखा, रेजोनेंस इफेक्ट देखा, मेसोमेरिक इफेक्ट जो भी है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे अलग अलग इफेक्ट है, वो हम जब केमिकल रिएक्शन करेंगे वो वहाँ पे कहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होने वाला है उसको डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है वो उस पर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे, एक बच्चा 1-2-3 पॉइंट है, कुछ किस टाइप की रिएक्शन वगैरह है वो भी देखते हैं, ताकि ये हमारा पहला जो चैप्टर है उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
अब हम समझते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो नंबर ऑफ रिएक्शन है या फिर टाइप ऑफ रिएक्शन है वो किस टाइप के होते हैं। जिसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है उसमें एक 4 मेन टाइप है, उसमें अलग अलग हम आगे पढ़ेंगे उसके सब टाइप। लेकिन जो मेन है जिसमें हमें बहुत सारी रिएक्शन करनी होती है लैब में या फिर इंडस्ट्री में, वो मेन है कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब उसका जो एग्जाम्पल है वो एक एक एग्जाम्पल हम जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या है कि एक रिएजेंट है और एक सबस्ट्रेट है, वहां पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब वहां पे जैसे यहाँ पे मीथेन है, CH4 क्या है हमारे पास? मीथेन गैस है, ओके। अब मीथेन गैस जैसे हम रिएक्शन चेंबर में डालेंगे और उसमें क्लोरीन गैस उस रिएक्शन चेंबर में डालेंगे और जब यूवी लाइट देंगे तो वहां पे रेडिकल रिएक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा? वहां HCl बाय प्रोडक्ट बनेगा, HCl बाय प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या हो गया? CH4 मतलब कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन थे, तो उसमें से ये 4 हाइड्रोजन थे, उसमें से एक हाइड्रोजन चला गया और वहां पे क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। मतलब वी रिप्लेस H बाय क्लोरीन, मीन्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, वहां पे दूसरा सब्स्टिट्यूशन आ गया वहां पे। तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब मीथेन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? क्लोरोमीथेन में, और वहां से हमने क्या विड्रॉ कर लिया? हाइड्रोजन, ओके। तो ये जो रिएक्शन हो गई वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब दूसरा जो रिएक्शन है वो क्या है? एडिशन रिएक्शन। वहां पे सब्स्टिट्यूट हो गया तो वहां पे हमें बाय प्रोडक्ट मिल गया HCl, मतलब वहां पे रिप्लेस हो गया। लेकिन एडिशन रिएक्शन में क्या है? सिंपल, जो रिएजेंट हम यूज करेंगे और जो सबस्ट्रेट रहेगा तो उस सबस्ट्रेट पे जो एडिशन होगी वो क्या हो गई? पूरी की पूरी होगी। वहां पे बाय प्रोडक्ट होने के चांस बहुत कम है, मतलब होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? इथिलीन है। अब इथिलीन गैस लेंगे या फिर इथिलीन जो कंपाउंड है वो ले लेंगे और उस पर हाइड्रोजन गैस पास कर लेंगे और निकल कैटालिसिस डाल लेंगे और हीटिंग करेंगे, रिएक्शन को स्टर करेंगे। ऑटोमेटिकली जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है वो वीक होगा, वो ब्रेक होगा। ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होंगे, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा, वो मैकेनिज्म पॉजिटिव आयन या कैटायन के थ्रू जाएगा, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो अटैक करेगा। लेकिन वो निकल कैटालिसिस होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और हाइड्रोजन की एडिशन होगी। मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और वहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया। मतलब क्या था? पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, तो उसको पाई बॉन्ड को ब्रेक करके जो नया कोवैलेंट बॉन्ड बना वो किसके साथ बना? हाइड्रोजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, उसकी एडिशन हो गई। मतलब यहाँ पे बाय प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ पे एडिशन हो गया। तो दो रिएक्शन तो समझ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब वहां पे आएगा, एडिशन मतलब वहां पे वो पूरा जो भी हम रिएजेंट लेंगे वो उस कंपाउंड पे स्टेप मतलब सब्स्टिट्यूट ऐड हो जाएगा, तो वहां पे बाय प्रोडक्ट नहीं रहेगा। तीसरा आता है इलिमिनेशन रिएक्शन। अब इलिमिनेशन रिएक्शन का है, जैसे वहां पे बाय प्रोडक्ट था लेकिन वहां पे सब्स्टिट्यूशन था इसलिए बाय प्रोडक्ट था। यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने लिखा है इलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब इस कंपाउंड से हम कुछ इलिमिनेट कर रहे हैं। तो उसको करने के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया है? इथेनॉल। अब ये इथेनॉल है, वहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, लेकिन ये जो रिएक्शन हो गई है हीटिंग कंडीशन में और एसिड कैटालाइज जैसे H2SO4 है वो डाला है, तब जाके यहाँ पे हमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर बाय प्रोडक्ट मिला है और हमें मिला है प्रोडक्ट कौन सा? इथिलीन। मतलब हमने डबल बॉन्ड जनरेट कर लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बना लिया, ताकि मतलब एडिशन कर लिया। यहाँ पे इलिमिनेशन अपोजिट ही हो गया, ऐड कर लिया, यहाँ पे इलिमिनेट कर लिया। तो इलिमिनेट कर लिया तो क्या हो गया? डबल बॉन्ड आ गया और H2 बाहर चला गया और वो रिएक्शन जो हो गई एसिड कैटालाइज हो गई, मतलब हीटिंग कंडीशन में हो गई, इसलिए हमने हीटिंग साइन भी दे दिया। तो ऐसे समझना है, कभी कभी आरओ पे खाली हीटिंग का साइन लिखेंगे तब समझ जाना कि ये रिएक्शन हीटिंग कंडीशन में है, लिखा नहीं है तो समझ जाना कि यह नहीं है। मोस्ट ऑफ बुक में वो लिखा होता है, ठीक है। तो हमने क्या समझ लिया? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, इलिमिनेशन। अब आता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ये रिएक्शन है उसमें बहुत सारे हैं, मतलब अलग अलग होता है, क्योंकि वहां पे फंक्शनल ग्रुप रीअरेंज होता रहता है, तो वो उसके टाइप है, वो हम देखेंगे, पूरा तरीके से हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम इतना ही याद रखते हैं कि हमारे पास ये ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे 1 2 मतलब दोनों एडजेसेंट डायोल है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और वहां पे हमने क्या लिया? एसिड कैटालाइज लिया है, H+ एसिड कैटालाइज। तो वहां पे क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया है और जो अल्कोहल ग्रुप है उसका कन्वर्जन कीटोन में हो गया है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पे भी अल्कोहल मतलब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है 2, तो वहां से हमने इलिमिनेट क्या कर लिया? वाटर मॉलिक्यूल। मतलब ये डबल बॉन्ड है, ये शिफ्ट होके ये हाइड्रोजन कार्बन, ये ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे CH3 ग्रुप क्या होता है? शिफ्ट होता है, 1 to शिफ्ट होता है,
मतलब CH3 का रीअरेंजमेंट होता है, कंपाउंड वही रहेगा लेकिन CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, उसकी रीअरेंजमेंट हो जाएगी 1 कार्बन से 2, जैसे मानिए ये 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 1 2 शिफ्ट हो गया, 1 2 शिफ्ट, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ये CH3 ग्रुप है, यहाँ से वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट हो गया और ये चला गया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल चला गया, तो हमें क्या मिला, कार्बोनिल ग्रुप मिल गया। समझ रहे हैं आप? जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, उसको आपने सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया विथ हेल्प एसिड कैटालाइज, और वहां से क्या इलिमिनेट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल। मतलब तो ये रिएक्शन जस्ट रीअरेंज हो गई, कंपाउंड वही है, जस्ट उसका स्ट्रक्चर रीअरेंज हो गया वो एसिड कैटालाइज से। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल आपने खींच लिया, वहां पे कीटोन आ गया, यहाँ अल्कोहल था यहाँ कीटोन है, लेकिन बाकी के कार्बन तो सेम ही रह गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में खाली फंक्शनल ग्रुप रीअरेंज होते रहते हैं। तो आज का जो हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टेरियो। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, और स्टेरियो होता है उसमें क्या होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो पढ़ा, रेजोनेंस इफेक्ट है वो पढ़ा, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन वो पढ़ा, जहाँ फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, डोनेटिंग ग्रुप होगा, तब क्या होगा, कार्बोकैटायन मतलब हाँ, हेट्रोलाइटिक फिशन क्या होता है, होमोलाइटिक फिशन क्या होता है, इसमें कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोनियन क्या होता है, या फिर रेडिकल क्या होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी, प्राइमरी, ऐसे स्टेबिलिटी भी हमने ऑर्डर देखी है। या फिर इंडक्टिव इफेक्ट है उसके ऑर्डर देखी, जिसमें नाइट्रो ग्रुप ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, फिर फ्लोरीन दिखाता है, फिर कार्बोनिल ग्रुप दिखाता है, फिर साइनो दिखाता है, ईस्टर दिखाता है, ब्रोमीन दिखाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप की एक ऑर्डर थी, वो भी आपको याद करनी है, और हम अच्छे तरीके से और पढ़ेंगे, आगे आने वाला है वो कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन हमने पढ़े, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, और उसके 4 एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। अब ये खाली एक एग्जाम्पल समझने के लिए है, लेकिन जैसे ही आप बुक में या एग्जाम पेपर में देखेंगे तो अलग अलग डेरिवेटिव के अलग अलग एग्जाम्पल्स वहाँ रहते हैं। तो आपको पहले से एग्जाम पर देख के पता चलना चाहिए कि ये एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है या रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो आपने ये सीख लिया कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये ढूंढना सीख लिया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी हो गया आपका। बस आपको रिएक्शन देख के ही पता चलना चाहिए ये एलिमिनेशन है, एडिशन है, रीअरेंजमेंट है या सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए इस सेशन में। तो हम अब इस पर मतलब रिवीजन कर लेंगे, उस पर कोशिश करेंगे हर कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर किया जाए, हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पेपर में कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमें एग्जाम में दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर अटेंशन। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक सारे कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो जाएंगे तो मतलब आगे आने वाली प्रॉब्लम है वो हम सब सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।